चांदनी का पति उमेश अंडे बेचने का व्यापार करता था। उसके पास काफी मुर्गियां थी जो ताजे और बढ़िया अंडे देती थी। उमेश की दुकान पर अंडे खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती थी। उमेश की अंडों की दुकान के सामने ही शेखर की भी अंडों की दुकान थी, पर शेखर अंडे बाजार से खरीद कर बेचता था, इसलिए लोगों को उमेश की दुकान के ही अंडे पसंद आते थे। अरे उमेश भैया, तुम्हारी मुर्गियों के अंडे खाकर ही अब हमारा नाश्ता पूरा होता है। बहुत ही बढ़िया अंडे होते हैं। शुक्रिया भैया, ये लो आपके अंडे पैक कर दिए। तुम तो सारा दिन दुकान पर मक्खियां मारते रहते हो और ये उमेश कमा कमा कर बहुत आगे बढ़ गया है। ये लो, रोटी लाई थी, खा लो। मुझे कुछ करना ही होगा। इसकी दुकान पाली हुई मुर्गियों के कारण ही चल रही है। मुझे इन मुर्गियों के बारे में ही कुछ सोचना होगा। शेखर रात में मौका देखकर उमेश की पाली हुई सारी मुर्गियों को खुला छोड़ देता है। अगले दिन उमेश मुर्गियों को जब गायब देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, मेरी मुर्गियां कहाँ गई? सारी मुर्गियां गायब हैं। माँ, चांदनी, जल्दी आओ, हम तो बर्बाद हो गए। हमारी सारी मुर्गियां न जाने कहाँ चली गईं। हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है किसी ने रात में मुर्गियों को ताला तोड़कर खुला छोड़ दिया। कोई तुम्हारे काम से ईर्ष्या करता है, उसी ने ये सब किया है। पता नहीं कौन मुझसे अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। उमेश उदास मन से अपनी दुकान की ओर जाता है, पर वहाँ तो शेखर की दुकान पर अंडे खरीदने वालों की भीड़ लगी देखकर वो हैरान रह जाता है। क्या हुआ उमेश भाई, हैं? आज तुमने दुकान नहीं खोली क्या? तुम्हारी मुर्गियों ने अंडे नहीं दिए क्या? हैं? मुझे सब पता है, ये शेखर का ही किया धरा है। मेरे पास इसे पकड़ने के लिए कोई सबूत नहीं है, इसलिए मेरा इस वक्त चुप रहना ही ठीक है। उमेश बहुत परेशान रहने लगा था। उसकी मुर्गियां खो जाने से उसके पास अब कोई भी काम नहीं रह गया था। शेखर दिन पर दिन अपनी दुकान पर अंडे बेचकर पैसे कमा रहा था। उमेश को इस तरह मायूस देखकर चांदनी और उसकी सास बहुत दुखी थी। एक दिन चांदनी ने अपनी सास सुधा से कहा, माँ जी, मेरी ये सोने की अंगूठी रखी है, चलिए हम इन्हें बेचकर कुछ नई मुर्गियां खरीद लाते हैं और इनको दे देंगे। जब तक मुर्गियां नहीं होंगी तब तक काम शुरू नहीं हो सकता। तुम जैसी बहू जिस घर में हो वो घर स्वर्ग से कम नहीं है। ठीक है बहू, हम मुर्गियां खरीदने चलते हैं। अरे माँ जी, आज तो बाजार ही नहीं लगा। पता किया है अब 1 हफ्ते बाद ही बाजार लगेगा। अब क्या करें? अब 1 हफ्ते तक उमेश खाली कैसे बैठेगा? क्या करें माँ जी, अब 1 हफ्ते का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। मैं जानती हूँ तुम किस परेशानी से गुजर रही हो। आप कौन है और आपको कैसे पता कि हमारी परेशानी क्या है? मैं एक जादूगरनी हूँ और मैं दुखी लोगों की सहायता करती हूँ। अच्छा, तो फिर आप हमें हमारी परेशानी का हल बता दीजिए जादूगरनी जी। लगता है तुम दोनों सास बहू में बहुत प्रेम है और ऐसे रिश्तों को देखकर मुझे बड़ी खुशी मिलती है। मैं जानती हूँ तुम यहाँ मुर्गियां खरीदने आई थी और बाजार बंद देखकर यहाँ से वापस लौट रही थी। मैं तुम्हें ऐसे बीज दूंगी जिसकी सहायता से तुम अंडे की खेती कर सकती हो और उसके लिए तुम्हें मुर्गियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या? अंडे की खेती? पर वो कैसे हो सकती है? ऐसे कौन से बीज हैं जिनसे अंडे पैदा हो सकते हैं? ये रहे वो बीज, इन्हें अपने घर के आंगन में डाल देना और फिर ये बीज अपना जादू दिखाना शुरू कर देंगे। पर ध्यान रहे, एक दिन में 5 बीज ही तुम्हें जमीन पर डालने हैं, वरना अनर्थ हो जाएगा। आप चिंता मत करो, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। घर जाकर चांदनी और उसकी सास सारी बात उमेश को बताती हैं और जादूगरनी के दिए बीजों को अपने घर के बाहर बने आंगन की मिट्टी में डाल देती हैं। माँ, चांदनी, तुमने कभी सुना है कि अंडों की भी खेती हो सकती है? तुमने उस जादूगरनी पर कैसे विश्वास कर लिया? इन बीजों में कितना जादू है, अब ये तो कल ही पता चलेगा। अगले दिन उमेश जब सोकर उठता है तो वो हैरान रह जाता है। ये तो सचमुच हमारे घर के आंगन में अंडों की खेती हो गई है। पेड़ों पर अंडे उगाए हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये बहुत चमत्कारी बीज हैं। रोजाना के 5 बीज डालने से अगले दिन 500 अंडे उगाएंगे। हाँ, ये तो सचमुच जादू हो गया। अब हम घर के आंगन में ही अंडों की खेती कर सकते हैं। उमेश बेटा, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर के आंगन में अंडों की खेती होगी और फिर तुम उन अंडों को अपनी दुकान पर बेच दिया करना। ऐसे तुम्हारा काम फिर से चल पड़ेगा। तुम सही कह रही हो माँ, अब मैं फिर से अपनी दुकान पर अंडे बेच सकता हूँ और ये सब आप दोनों के कारण ही संभव हो पाया है। चांदनी और उसकी सास रोजाना घर के आंगन में बीज डाल देती और अगले दिन 500 अंडे घर के आंगन में उगाते। धीरे धीरे फिर से उमेश का काम चल पड़ा। अब तो उमेश अपनी दुकान के अलावा बाहर की दुकानों पर भी अंडे की सप्लाई करने लगा। उमेश का काम फिर से अच्छा चलते देख शेखर ईर्ष्या से भर गया।
जब उसे सच्चाई पता चली तो वो अपनी पत्नी से बोला, तुम्हें किसी भी तरह तुम्हें इसके घर जाना है और वो जादुई बीज चुरा कर लाने, समझी ना, ताकि हम उन जादुई बीजों से अंडे की खेती कर सकें। तुम चिंता मत करो, मैं चाय पीने के बहाने जाऊंगी और मुट्ठी भरकर बीज चुरा लाऊंगी, फिर तुम भी रोजाना अंडे की खेती करना। शेखर की पत्नी बहाने से चांदनी और उसकी सास के पास जाती है और बातों ही बातों में बीज चुराकर घर लौट आती है। ये देखो मैं कितने सारे बीज चुरा लाई हूँ, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम मुट्ठी भर के बीज आंगन में डाल दो, जितने ज्यादा अंडे होंगे उतनी ही ज्यादा कमाई होगी। शेखर अपनी पत्नी के कहने पर एक नहीं बल्कि 2 मुट्ठी भरकर बीज आंगन में फैला देता है और जादूगरनी के कहे अनुसार अगले दिन जब शेखर और उसकी पत्नी सोकर उठते हैं वो घबरा जाते हैं। उनका पूरा घर अंडों से भरा हुआ था और दोनों अनेकों अंडों के बीच में दबे हुए थे। तभी अचानक शेखर की दुकान का नौकर ये सब देख लेता है। अरे कोई जल्दी से जाओ और उमेश को बुलाकर लाओ। ये सब कैसे हो गया? माँ, चांदनी, ये दोनों तो इन अंडों के ढेर के नीचे दबकर मर जाएंगे, इनकी मदद करो। तभी वहां जादूगरनी आ जाती है। तुम दोनों सास बहू को शायद पता नहीं, शेखर की पत्नी ने तुम्हारे घर से बीज चुराए थे, पर ये दोनों नहीं जानते कि लालच का फल बुरा होता है। इन दोनों ने चोरी की है, इसकी सजा मैं इन्हें जरूर दूंगी। नहीं नहीं जादूगरनी जी, इन दोनों को माफ कर दीजिए, हमें इनसे कोई बैर नहीं, ये हमारे पड़ोसी हैं इसलिए हम इनका बुरा होते नहीं देख सकते। हाँ जादूगरनी जी, इन दोनों को छोड़ दीजिए। उमेश, मुझे माफ कर दे, मैंने ही तेरी सारी मुर्गियां छोड़ दी थी ताकि तू बर्बाद हो जाए, पर आज तुम सब हमारी जान बचाने के लिए खड़े हो। आज तो मैं तुम दोनों को छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर दोबारा तुमने जीवन में लालच किया या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को बिल्ली बना दूंगी और अपने पास कैद करके रखूंगी। शेखर को अपनी भूल का पछतावा होता है, वो सबसे माफी मांगता है और दोबारा ईर्ष्या न करने की कसम खाता है। उस दिन के बाद से चांदनी और उसकी सास दोनों अंडे की खेती करने लगी और उमेश उन अंडों को बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगा। गांव में सोमनाथ अपनी मां सुचित्रा और पत्नी संध्या के साथ रहता था। एक दिन, ये लो तुम्हारी पगार, आगे बढ़ो। आप तुम्हारी बारी है सोमनाथ, ये लो तुम्हारी महीने की पगार। मालिक, इसमें 300 रुपए कम है। कुछ याद भी रहता है तुझे? तूने 300 रुपए पिछले हफ्ते अपनी माँ की दवाई के लिए उधार लिए थे, वो काटे हैं। पर मालिक, उसके बदले मैंने 3 दिन फालतू समय देकर काम किया था। फालतू समय देकर कौन सा एहसान किया? उसके बदले तू कई बार देर से आता है तो हिसाब बराबर। सोमनाथ निराश होकर घर आ जाता है। पर ये तो सरासर धोखेबाजी है, एक तो आपसे इतना काम करवाया और ऊपर से 300 रुपए भी काट लिए। ये तो जमींदार साहब ने बहुत ही गलत बात की है। बहू, ये कुछ अमीर लोग जो होते हैं ना, इनका कलेजा बड़ा छोटा होता है। ये हमेशा अपने से गरीब लोगों को दबाने के बारे में सोचते हैं। उन्हें पता है गरीब बेचारा कुछ उनके आगे बोल नहीं पाएगा, इसलिए ये लगातार गरीब के सीधेपन का फायदा उठाते हैं। और फिर इसी तरह सोमनाथ जमींदार के खेतों पर पूरी मेहनत और लगन से काम करता, फिर भी उसे पैसे बहुत कम मिलते थे। एक सुबह, संध्या, पूजा का सारा सामान एक टोकरी में रख ले, कोई चीज रह ना जाए। अम्मा, बैलगाड़ी आ गई है, चलो संध्या जल्दी आओ। आज कितने वर्षों पश्चात मैं अपने कुलगुरु के मंदिर जाकर पूजा करूंगी। तुम दोनों की शादी के बाद जाने का कब से बोल कर रखा था। अम्मा, मंदिर आ गया, उतरो। सुचित्रा सोमनाथ और संध्या के साथ अपने कुलगुरु की पूजा करती है। वापसी में सोमनाथ बैलगाड़ी रुकवाता है। अम्मा चलो, यहाँ भी माथा टेक। घर तो अभी थोड़ी दूर पर ही है, आप लोग यहाँ क्यों रुक गए? ये सामने जमीन देख रही हो संध्या, इस पर कभी तुम्हारे ससुर जी हल चलाए करते थे। मुझे आज भी याद है वो दिन। सुचित्रा, इस बार चावल की खेती करके बहुत पैसे आ जाएंगे, कुछ ही समय में अच्छी फसल हो जाएगी। आपने इतनी मेहनत से फसल उगाई है तो मेहनत तो रंग लानी ही है, पर पता नहीं किसकी नजर लग गई, सारी फसल कीड़े खा गए और धीरे धीरे हमारी ये जमीन बंजर हो गई। इसी सदमे से तुम्हारे ससुर जी का भी देहांत हो गया। अम्मा, मन छोटा मत करो। अम्मा चलो घर चलते हैं। सुचित्रा सोमनाथ और संध्या के साथ घर लौट आती है। संध्या सुचित्रा से पूछती है, अम्मा, उसके बाद फिर कभी दोबारा आप लोगों ने उस खेत पर फसल उगाने के बारे में नहीं सोचा? नहीं बहू, सोमनाथ छोटा था, मजदूरी करके मैंने उसे बड़ा किया, इसलिए कभी इस बारे में सोचा ही नहीं।
अब तो बहुत साल बीत चुके हैं, और फिर बंजर जमीन पर खेती भला क्या उगेगी। तुम्हारे ससुर जी भी चावल की खेती उगाने का सपना अपने साथ लेकर इस दुनिया से चले गए। अम्मा, क्यों ना हम अपनी जमीन पर चावल की खेती करें? अरे बहू, ये मुश्किल काम है। अब भला उस बंजर जमीन पर कौन हल चलाएगा? उस जमीन पर खेती करना कोई आसान काम नहीं है बहू। पर अम्मा, कोशिश करके देखने में क्या जाता है? क्या पता हम लोगों की मेहनत से खेत पर दोबारा चावल की खेती सफल हो जाए। बाबूजी का सपना भी पूरा हो जाएगा और उनकी आत्मा को भी खुशी मिलेगी। बस एक बार मेरे साथ तुम इस काम के लिए हाँ कर दो अम्मा, फिर हम दोनों सास बहू और चावल की खेती की मेहनत रंग जरूर लाएगी। मैं भी इनको जब जमींदार के खेतों में काम करता देखती हूँ और फिर भी उसके बाद इन्हें मेहनत के पूरे पैसे नहीं मिलते, तो मुझे भी बहुत दुख होता है। अब मुझसे इनका दुख और नहीं देखा जाता। ठीक है बहू, सोमनाथ को आने दे, फिर मैं उससे इस बारे में बात करती हूँ। फिर तू जैसा कहेगी हम वैसा ही करेंगे। सोमनाथ के आने पर सुचित्रा और संध्या उसे चावल की खेती करने के बारे में बताती हैं, जिसे सुनकर सोमनाथ मना कर देता है। अम्मा, कहाँ दिमाग है तुम्हारा? चावल की खेती करना कोई आसान काम नहीं है, और वो भी एक बंजर जमीन पर। भूल जाओ अम्मा, ये एक सपना ही रहेगा और इसे सपना ही रहने दो। हम लोगों के अपने खेत पर कभी फसल नहीं हो सकती। हमें दूसरों के यहाँ नौकरी करके ही कमा कर खाना पड़ेगा। और संध्या, तुम माँ से इस बारे में कह रही हो, मैं इस बात के लिए कभी हाँ नहीं करूंगा। गांव के लोगों और जमींदार ने सुन लिया ना कि तुम लोग ये बच्चों जैसी बातें कर रही हो, तो सब हमारे ऊपर हंसेंगे। सोमनाथ, एक बात कान खोलकर सुन ले। अब मैं अपनी बहू का साथ दूंगी। अगर ये तेरे बाबूजी का सपना पूरा करना चाहती है तो मैं भी इस काम में इसका साथ दूंगी। अम्मा, तुम दोनों को जो करना है वो करो, पर मैं तुम दोनों की मदद नहीं करूंगा। हाँ। सोमनाथ संध्या और सुचित्रा दोनों की मदद करने से मना कर देता है। संध्या और सुचित्रा दोनों खेत पर जाती हैं और खेत की साफ सफाई का काम शुरू कर देती हैं। उधर ये बात जब जमींदार को पता चलती है तो वो हंसते हुए सोमनाथ से कहता है, सोमनाथ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी माँ और पत्नी दोनों एक बंजर जमीन पर चावल की खेती का काम करेंगी। तुमने उन्हें समझाया नहीं कि चावल की खेती करना कितना मुश्किल है? समझाया था मालिक, पर उन दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी। कोई नहीं, उनको अपनी जिद पूरी करने दो, अपने आप थक हार कर घर वापस आ जाएंगी। अम्मा, तुम यहाँ से पानी का पाइप खोल दो, मैं हल चलाती हूँ। पहले जमीन की सिंचाई करनी होगी। संध्या बहू, आकर एक रोटी खा ले, कब से कुछ नहीं खाया तूने। अम्मा, बस अब भी आती हूँ, थोड़ा ही बाकी रह गया है खेत। धीरे धीरे मेहनत करके संध्या और सुचित्रा ने खेत को ठीक करके उस पर चावल की खेती उगा दी। संध्या, आज मैं बहुत खुश हूँ। तेरी वजह से अब सोमनाथ के बाबूजी का सपना पूरा हो जाएगा। बस अम्मा, तुम देखती जाओ, कुछ ही समय में हमारे खेत में चावल की फसल लहराने लगेगी। और फिर एक दिन खेत में चावल की फसल लहराने लगती है। ये देखकर सुचित्रा और संध्या दोनों बहुत खुश होती हैं। अम्मा, अब ये फसल की कटाई हो जाए तो अच्छे दामों में बाजार में बेच देंगे, फिर हमें पैसों की भी कमी नहीं रहेगी। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। हम कल ही किसी ठेकेदार से बात करते हैं जो हमारी ये फसल बिकवा दे। एक बार खेत पर जाकर देखता हूँ कि आखिर इन दोनों ने फसल उगा कैसे ली। अरे, तुम्हें तो चावल की फसल लहरा रही है। इन दोनों ने तो चमत्कार कर दिया। क्या देख रहा है सोमनाथ? हैरान है ना ये खेत कैसे लहरा रहे हैं? ये सब तेरे बाबूजी का आशीर्वाद है, जो संध्या ने हिम्मत दिखाई और आज चावल की खेती इस जमीन पर लहरा रही है। अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों पर यकीन नहीं किया। संध्या, तुम सच में बहुत मेहनती हो। आज तुम्हारी और माँ की वजह से ही बाबूजी का सपना पूरा हो पाया है। सोमनाथ भी खेती को देखकर बहुत खुश था। वो जमींदार को अपनी खुशी जाहिर करता है, पर मन ही मन जमींदार सोचता है, मेरे ही गांव में रहकर इन सास बहू ने चावल की खेती की। अब गांव में इन दोनों सास बहू की वाहवाही होगी, लोग इन्हीं से फसल खरीदेंगे। मुझे कुछ सोचना होगा। क्या हुआ मालिक, किस सोच में पड़ गए? अच्छा मालिक, अब मैं कल से नहीं आऊंगा। मुझे माँ और संध्या की मदद करनी है। वो दोनों अकेले फसल को बेचना, उसका हिसाब रखना नहीं संभाल पाएंगी, तो अब से हम अपने खेत पर ही काम करेंगे। जमींदार अपने आदमियों को बुलाता है। कुछ भी करके इन सास बहू की खेती को नष्ट कर दो, बर्बाद कर दो, चाहे जैसे मर्जी उजाड़ दो इनकी चावल की खेती। ठीक है मालिक, हम अब ये काम पूरा करके ही लौटेंगे। ये जमींदार साहब तो सोमनाथ का खेत उजाड़ने की बात कर रहे हैं। सोमनाथ ने इनके खेतों में कितनी मेहनत से काम किया है, और आज जब उसने
अपने खेतों पर काम करना चाहा है तो ये उससे ईर्ष्या में उसके खेत बर्बाद कर देना चाहते हैं। मुझे सोमनाथ को ये बात बतानी ही होगी। जमींदार का नौकर भागा हुआ जाता है और सोमनाथ को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर संध्या और सुचित्रा भी बहुत हैरान हो जाते हैं। संध्या सोमनाथ से कहती है, हमें पुलिस को खबर करनी ही होगी। ये जमींदार साहब ने पूरे गांव में अपना राज चला कर रखा है। कोई अपनी मर्जी से काम कर ही नहीं सकता। ये तो बस चाहते हैं कि सारे गांव वाले इनकी गुलामी करें। संध्या बहू ठीक कह रही है, हमें पुलिस को खबर करनी ही होगी, इससे पहले कि देर हो जाए। सोमनाथ संध्या के साथ पुलिस के पास जाता है, सारी बात बताता है। जमींदार के आदमी खेत को तबाह करने ही वाले होते हैं कि ऐन मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और जमींदार के आदमियों को पकड़ लेती है। जमींदार के आदमी सारा सच उगल देते हैं और फिर पुलिस जमींदार को गिरफ्तार कर लेती है। देख लूंगा तुम सब लोगों को, मेरे खिलाफ पुलिस में शिकायत करते हो। जमींदार साहब, आप शराफत से पुलिस स्टेशन चलेंगे या फिर मुझे डंडा दिखाना पड़ेगा? और जमींदार को उसके किए की सजा मिल जाती है। वो संध्या और सुचित्रा की मेहनत पर पानी फेरना चाहता था, पर भगवान मेहनत करने वालों के हमेशा साथ होते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। मनुष्य को अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलता है और संध्या और सुचित्रा को उनकी मेहनत का फल मिल जाता है। उनकी चावल की फसल अच्छे दामों पर बिकती है और उस दिन से वो तीनों मिलकर खुशी खुशी अपने ही खेत पर खेती करके अपना परिवार चलाते हैं।